हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम टू अनदर लेक्चर। दिस इज योर अथर्व भैया बैक विथ सेकंड लेक्चर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, हमने पहले लेक्चर के अंदर काफ़ी सारी बातें कर ली, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें कर ली कि भाई साहब, अरे भाई साहब मेटल्स क्या होते हैं। अरे भाई साहब हमने बात कर ली कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। अच्छा, मेटल्स की हमने कितनी सारी प्रॉपर्टीज देख ली, हमने ये देख लिया मेटल्स किन किन चीज़ों से रिएक्ट करता है। ठीक है, और मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, उसके बाद में फिर मेटल पानी के साथ में कैसे रिएक्ट करता है, ये वो बहुत सारी हमने चीज़ें डिस्कस कर ली थी। ठीक है, अच्छा चैप्टर आसान चिंता नहीं, जैसे कि मैंने बताया था। ओके ग्रेट। अब इस चैप्टर के नीचे इस चैप्टर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, किस चीज़ की, फ्री क्विज की। ठीक है, कंप्लीटली फ्री क्विज की। हम जानते हैं padle.in पर सब कुछ कंप्लीटली फ्री मिलता है। ठीक है, तो padle.in पर आपको नीचे लिंक मिलेगी, वो एक कंप्लीटली फ्री क्विज है, आप उसको जाकर अटेम्प्ट कर सकते हो। ये जो क्विज है इसके अंदर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड पूरी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नए हैं चैनल पर तो मैं आपको बता रहा हूँ, और अगर आप ऑलरेडी चैनल पर हैं तो मेरी पूरी तबाही फैम जानती है क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है ग्रेट। अच्छा, और बाकी इस चैप्टर के नोट्स होगा, इस चैप्टर के 1 पेज नोट्स होगा, ये सारा का सारा आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, विच इज www.padle.in एंड दैट्स इट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर अभी तक आपने पढ़ले को टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि अब मैं वहां पर एक्टिव हो गया हूं। ठीक है, अब आपके अथर्व भैया के अंदर का टेलीग्राम जाग चुका है, तो अब मैं काफ़ी एक्टिवली यहाँ पर पोस्ट डालूंगा। ठीक है, एंड प्रणय भी डालेगा, ऑफ कोर्स विल बी पोस्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट देयर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। चलो, अगला पड़ाव, ओहो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक काम करते हैं। ओहो क्या बात है। ठीक है, ये मतलब मैं कहीं से सीखा नहीं हूँ, ये एक दिन लेक्चर लेते लेते मेरे मुंह से निकल गया था मेरे मुंह से निकल गई ठीक है, तो ओहो क्या बात है, ये चीज़ ना मेरे मुंह से बोलते बोलते निकल गई एकदम से, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा वो बोल के, ओहो क्या बात है। ठीक है, बेसिकली मैं हो ऐसा बोलता हूँ। अच्छा, तो ठीक है, मुझे बताओ इस चीज़ का क्या करना चाहिए। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये फ्रेज़, तो आपको बताओ क्या करना चाहिए इस फ्रेज़ का, कुछ ऐसा एक्साइटिंग सा किया जाए वगैरह वगैरह, आपके ऊपर है। ठीक है, अच्छा, अभी इस अगले पड़ाव में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि भाई साहब मेटल जो है वो सॉल्ट सोल्यूशन के साथ में, ठीक है, हमारे जो मेटल है वो सॉल्ट सोल्यूशन के साथ में भाई साहब क्या बदलाव लाता है। ओह क्या बात है। ठीक है, मेटल जो है वो सॉल्ट सोल्यूशन के साथ में क्या बदलाव लाता है। फिर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की, आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, और चैप्टर खत्म, मेटलर्जी हटा दिया जा चुका है। तो और ये सब हमको नहीं पढ़ना है, ऑल तो पढ़ना चाहिए लेकिन नहीं पढ़ना है, तो अब क्या कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अमेजिंग, ग्रेट। अच्छा, कुछ तो हुआ है कुछ तो हुआ है क्या मतलब। अच्छा देखो, अभी हम लोग कल ही पढ़ के आए थे, परसों ही पढ़ के आए थे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। ठीक है, हम लोग पढ़ के आए थे कि रिएक्टिविटी, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज जनाब, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। अच्छा, हमने देखा था कि उसके अंदर जो मेटल्स थे उनको इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में अरेंज किया गया था, यानी कि सबसे ऊपर वाला जो मेटल था वो काफ़ी रिएक्टिव था, और जो सबसे नीचे वाला था वो काफ़ी कम रिएक्टिव था। ठीक है, अच्छा जरा बात करते हैं इसके अंदर क्या अरेंजमेंट दिख रहा है, हमको कुछ पता नहीं अभी इसमें क्या अरेंजमेंट दिख रहा है। अरे एक टेस्ट ट्यूब दिख रहा है, ओहो क्या बात है। अरे एक आयरन नेल दिख रहा है, जो हम कील ठोकते हैं ना, ठीक है, वो आयरन नेल दिख रहा है। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब हो गया, कॉक दिख रहा है, ऑफ कोर्स ऊपर के साइड में कॉक लगा हुआ है। ठीक है, एक थ्रेड है, थ्रेड क्यों है, क्योंकि सीधी सी बात है भाई साहब, जो हमारा नेल है उसको उससे अटैच करके रखा हुआ है। ठीक है, ओके, और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। ठीक है, ये रहा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कैसे कलर का है, ब्लू कलर का है, ये रहा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। ओहो क्या बात है। तो हुआ क्या, तो हुआ ऐसा कि ये जो हमारा सोल्यूशन था वो थोड़ा सा ना, वो काइंड ऑफ ऐसा ग्रीनिश ब्लू सा बन गया। कैसा बन गया, वो ग्रीनिश ब्लू सा बन गया। ओहो क्या बात है, ओहो क्या बात है ना। अब ऐसा हुआ क्यों, जादू टोना किया गया कुछ, हमने ऐसा कुछ किया क्या, नहीं, यहां पर हुआ एक रिएक्शन। कैसा रिएक्शन हुआ, अरे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। अरे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे हुआ, अब बात करते हैं। अच्छा, आयरन नेल, राइट, आयरन नेल, ओके, अच्छा, और सोल्यूशन कौन सा है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, यानी कि कॉपर का सोल्यूशन हम कह सकते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। अच्छा, कॉपर एक मेटल है, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, एक चीज मैं नोटिस कर सकता हूं कि इस रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात की थी कि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर अगर कोई मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की साइड है तो वो उसके नीचे वाले मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन ऐसा वाइस वर्सा नहीं हो सकता। यानी कि अगर मैं देखता हूं यहाँ पर आयरन को, ठीक है, ये जो आयरन है हमारा, क्या ये कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, हाँ कर सकता है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की साइड है और ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, ऐसा ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने उसके अंदर एग्जाम्पल भी दिया था कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग बंटी जो है वो किसी एक वीक इंसान को पीछे ढकेल सकता है। सिमिलरली उसमें भी ऐसे ही है कि भाई साहब जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर लेगा। ओहो क्या बात है भैया, हाँ सही बोला। अच्छा ग्रेट, ओके। अच्छा, इसका मतलब यह है कि आयरन जो है
इसका मतलब ये है कि आयरन जो है, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना और ध्यान से जो वर्ड्स है उस पर नोटिस करना कि आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। क्यों कर सकता है? अरे क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ओहो क्या बात है भैया, है ना? आए मजे, आए मजे। अच्छा ये होता है। इसके कारण क्या होता है? अब पहले तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का था, लेकिन जैसे रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, इट चेंज टू ग्रीनिश ब्लू कलर। क्यों? क्योंकि अब कॉपर सल्फेट नहीं बचा, अब आयरन सल्फेट बन चुका है। ठीक है, अब आयरन सल्फेट बन चुका है। अच्छा, और उसके बाद में क्या होगा यार? सीधी सी बात है, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर था वो डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये रहा मेटल ए कौन सा था? Fe था। ठीक है, Fe था। प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन कौन सा था? वो था CuSO4। ठीक है, वो था CuSO4। अच्छा क्या बात है। अच्छा अब क्या बन जाएगा? सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए, यानी कि इस मेटल ए का सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। वो क्या बनेगा? FeSO4 बनेगा। इसको बैलेंस कर लेना अगर बैलेंस नहीं होगा तो, ठीक है, क्योंकि हमको पता ही है कि बैलेंस करना पड़ता है। प्लस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा Cu। अच्छा, यानी कि अब Cu बचा है ना, तो वो कहीं घूम के तो जाएगा नहीं, उड़ के तो जाएगा नहीं। तो जो Cu है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये रहा। ग्रेट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? कोई भी दिक्कत? ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल। इसमें कुछ है कहने लायक, लेकिन ये क्वेश्चन सीधा डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। अरे मुझे बताओ कि आयरन नेल जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या होने वाला है? अच्छा, इसका मतलब रिएक्शन कौन सी है? अच्छा, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस क्यों किया? 100 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हमको पता है कि आंसर सिर्फ एक है। ठीक है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड दैट्स इट। ये पोर्शन हमारा खत्म। देख रहे हो पेंटैप कितना लैग कर रहा है? देख रहे हो तुम? क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये होती रिएक्टिविटी सीरीज, हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से मैंने इसको इंक्लूड किया इसके अंदर क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था इंक्लूड करना। ठीक है, और हाँ, लास्ट लेक्चर में मुझे एक कमेंट आया था कि भैया आपके बालों का शेप बहुत ही गड़बड़ा गया है, बालों को थोड़ा सा ढंग का शेप दे दो। तो ऐसा है ना मेरी जान की मैं बाल लंबे करने की सोच रहा हूँ। अभी थोड़ा सोच रहा हूँ, बस ऐसा कह नहीं रहा हूँ कि लंबे करूँगा, लंबे करने की सोच रहा हूँ। देखते हैं। ठीक है, वैसे लंबे करने जाता हूँ तो फिर पापा या मम्मी बोल देती है कि बेटा बाल छोटे करवा लो, तो फिर करवाने पड़ते हैं, है कि नहीं? सबको करना पड़ता है ऐसा। ठीक है, अच्छा वापस आते चलो। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस नहीं, आयरन, पीबी क्या है? लेड। ठीक है, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मर्क्यूरी, फिर गोल्ड, सिल्वर, फिर गोल्ड। ये रहा सिल्वर और फिर ये गोल्ड। अच्छा, ये क्या है? अरे रिएक्टिविटी सीरीज है जनाब, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है पोटेशियम, बहुत रिएक्टिव है। फिर सोडियम, हमने बात की थी ना लास्ट लेक्चर के अंदर, अरे कैसे पोटेशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करता है। अरे कैसे? उसके बाद में फिर हम नीचे आते हैं, तो ये भाई साहब, ये हमारा ठंडा प्राणी। ठीक है, ये हमारा ठंडा प्राणी। ओके ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा ग्रेट। अब बात करने वाले हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। ठीक है, यहां से हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर स्टार्ट होने वाला है एंड यू डोंट हैव टू वरी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही, ठीक है, बड़ा ही आसान सा पोर्शन है। अच्छा ठीक है, चलो जरा बात करते हैं। अच्छा, हम बचपन में पढ़ के आ चुके हैं कि हर एक एलिमेंट का मैं कह सकता हूँ कि एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है तो उसका कुछ ना कुछ, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अच्छा, क्या बात। ठीक है, जरा देखते हैं। एक काम करते हैं, मैंने लिखा है पर सोडियम, कोई दिक्कत? Na सोडियम। ठीक है, अच्छा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? ओहो, दैट इज 11। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं मैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को EC ऐसा करके लिखा हूं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा ग्रेट, EC लिख दिया मैंने। ओहो क्या बात है। अच्छा, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो KLMN शेल्स हम जानते हैं। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं मैक्सिमम, फिर L शेल में 8 रहते हैं, फिर M शेल में अगेन 8 रहते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है? सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर जो है उसको लिखना है हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में। अच्छा, सबसे पहले क्या आएगा? K शेल फिलअप करेंगे। K शेल का लिख देता हूँ मैं 2। ठीक है, अच्छा, अब कितने बचे? अब यहाँ पर 11 बचे हैं। ठीक है, यहाँ पर 11 बचे। अच्छा, सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं, तो 8 लिख देता हूँ। अच्छा ग्रेट। अच्छा, अब और कितना बचा है? अब और 2 + 8 10 हो गया। कितना बचा? और 1 बचा है, तो थर्ड शेल में 1 लिख दिया। अच्छा, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई दिक्कत थी इसमें? कोई भी परेशानी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में? किसी को अगर नहीं आता तो वो भी सीख लेना, वो भी समझ में आ जाएगा। अच्छा ग्रेट, मैग्नीशियम का लिखते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम का लिखते हैं, वही खेलेंगे वापस से, वही खेल खेलेंगे। बड़ा ही आसान सा खेल है। क्या है? एटॉमिक नंबर 12। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ? अच्छा ग्रेट, 2 8 2। क्यों? कोई दिक्कत इसमें? कोई परेशानी नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो हमने K शेल को फिलअप किया 2 मैक्सिमम। ठीक है, फिर
सेकंड एल वाले शेल में 8 डाला, क्यों? मैक्सिमम, ठीक है। फिर देखा कितना हुआ, सम करके कितना हुआ, अरे 10 हुआ है, अरे और 2 बचा है, एटॉमिक नंबर तो 12 है, हमने अभी तक सिर्फ 10 तक का लिखा हुआ है, तो आगे हमने और 2 लगा दिया, हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ऐसा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे। बहुत ही लेमैन्स लैंग्वेज में समझाता हूँ मैं हर चीज़ को, ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखना तो हम बुक से भी सीख सकते हैं ठीक है। अच्छा, ग्रेट। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने सारे तो नहीं, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स का यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है, ठीक है। नोबल गैसेस के बारे में बताया गया है, हीलियम, नियन, आर्गन, ठीक है। फिर मेटल्स है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम। फिर नॉन मेटल्स है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। इन सब के एटॉमिक नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। अच्छा, ग्रेट। तो हमको एटॉमिक नंबर लिखने में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर एटॉमिक नंबर तक कोई दिक्कत नहीं है, हम 28 तक जानते हैं सब, ठीक है। 20वें एटॉमिक नंबर तक हमें पता है, हेली, बे, बकनो, फनी, नामजी, आलसी, पस्कलर, कक्का। तो ये बेसिकली मेरे टाइम पे जब मैंने सीखा था तो मैंने ऐसे सीखा था। अच्छा, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। तो हमने जान लिया कि भैया दिक्कत इसमें आती है ना कि मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट कैसे करते हैं। अभी इसको निचोड़ेंगे, ठीक है। आजा आजा बेटा, आजा, ठीक है। अभी इसको निचोड़ते हैं, ठीक है। चिंता वाली कोई बात नहीं है। मेरी तबाही फैम को दिक्कत दी है किसी चीज़ ने, ठीक है, तो उसे बता दिया जाएगा कि तबाही फैम क्या कर सकती है ठीक है, थोड़ा सा फिल्मी हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, है ना। एक मेटल और नॉन मेटल का, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं ये जानना है। अच्छा, बहुत ही सिंपल है, बस एक वर्ड को मेरे ध्यान से सुन लेना, इस चीज़ में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, सोडियम, सबसे पहले शांति से, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? वो हो जाएगा 2, ठीक है, 8, 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, मुझे कोई भी परेशानी नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर आओ क्लोरीन पे, ठीक है, फिर आओ क्लोरीन पे, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, अमेजिंग। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? वो होता है 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 8, 7। अच्छा, चुपचाप लिख रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं आता मुझे। 2, 8, है ना, 2, 8, ओह 7, क्या बात, अमेजिंग, मजा आ गया। अच्छा, ग्रेट। अब मैं एक चीज जानता हूं कि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए इन दोनों को ही ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब जरा एक चीज देखो ध्यान से, अब एक चीज बड़ा ही गौर करके देखो कि यहाँ पर जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में, ये रहा आउटर मोस्ट शेल, ये जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ग्रेट। तो या तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ ऐसा बना सकता है, ठीक है, वो कुछ ऐसा बना सकता है, या फिर वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके वो कुछ ऐसा बन सकता है, ठीक है, वो कुछ ऐसा बन सकता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हम बड़े ही आलसी, और उसी तरीके से सोडियम भी आलसी। वो बोला पागल हो गए हो क्या, इतने 7 इलेक्ट्रॉन्स में गेन थोड़ी ना करते बैठूंगा, मुझे कितना काम करना पड़ेगा इसमें। वो बोला हटाओ इसको, इस 1 इलेक्ट्रॉन को हटा दो, और ये वाला जो पाथ है मेरे लिए ज्यादा आसान है। क्यों? अरे क्योंकि इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया तो सोडियम की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सोडियम ने कहा मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को ले जाओ, ठीक है। इट इज बेटर देन बेसिकली गेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने में ना बहुत ज्यादा काम करना पड़ जाएगा, ठीक है। और पहली बात तो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते करते इतनी सारी एनर्जी का लेन देन हो जाएगा कि पूछो मत, ठीक है। अच्छा, तो उसके लिए ये ऑप्शन अच्छा है, ओके, उसके लिए ऑप्शन अच्छा है। तो सोडियम जो है, ठीक है, सोडियम जो है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, ठीक है, वो क्या करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा यार, वो जो है ना वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है, वो 1 इलेक्ट्रॉन को जो है वो लूज कर देगा और कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा। चलो एक काम करते हैं, मैंने लिख रखा है तो मैं वही दिखा देता हूँ, नहीं तो पेन टैप बहुत लैग कर रहा है, ठीक है। ये देखो, सोडियम 281 था, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये प्लस ई नहीं है, ये प्लस ई इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अब उसमें से वो निकल गया है, ठीक है, वो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये प्लस ई का मतलब ये नहीं है, ये प्लस ई का मतलब ये नहीं, ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देखो। सोडियम से अगर कभी भी कंफ्यूजन हो ना कि आगे इसके प्लस ई क्यों लिखा हुआ है, ये कंफ्यूजन सबको होता है, चिंता वाली बात नहीं, प्लस ई आगे क्यों लिखा हुआ है, तो देखो वो बोल रहा है कि सोडियम 281 था, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और वो बन गया सोडियम पॉजिटिव, और जो 1 इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया है उसको हमने आगे सिर्फ प्लस में बताया है कि उसने ये इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। आई बात समझ में? अच्छा, तो ये सोडियम का कैटायन बन गया, क्यों? क्योंकि Na पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्लोरीन की बात की। अच्छा, क्लोरीन की बात करते हैं वापस से, ठीक है। क्लोरीन आया, क्लोरीन ने सारा इधर उधर देखा सब जगह, बोलता कि यार मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, ठीक है। वो बोलता बंटी के पास आके बोलता यार सुन ना, मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है ना यार, मेरे लिए
7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना ना बड़ा लॉस वाला काम हो जाएगा, मतलब मैं घाटे में चले जाऊंगा, ठीक है। इतने 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मुझे कोई आसान तरीका बता। तो फिर क्लोरीन ने सोचा कि यार मेरे पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बन जाएगा 2 8 8। ओहो क्या बात है। इसका ये मतलब है कि इट इज वेरी इजी फॉर क्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन 1 इलेक्ट्रॉन रादर देन लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स। तुम सोचो, इसका ये मतलब है कि यार एक इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन कर लेगा तो उसका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वो ये चीज 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके भी कर सकता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाने वाला और मैं कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा दिक्कत वाला काम है, ठीक है। अच्छा, तो उसने क्या किया, देखो ध्यान से, उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो LHS में क्या लिखा है, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि यहां पर उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। ऊपर क्या था, सोडियम से सोडियम कैटायन बना और आगे प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसलिए लिखा गया क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गया है। इस केस में क्लोरीन लिखा और उसके ही आगे जस्ट एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया क्योंकि उस क्लोरीन को उस इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। आई बात समझ में? अच्छा ग्रेट। तो क्या बन गया, ये बन गया Cl नेगेटिव और ये बन गया 288। क्यों? क्योंकि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को एक और इलेक्ट्रॉन आके 288 बन गया। अच्छा, तो ये क्लोराइड एनायन बन गया, नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, राइट, Cl नेगेटिव है तो क्लोराइड एनायन बन गया। ओहो क्या बात है, आए मजे। अच्छा, अब अगर हम एक चीज नोटिस करते हैं तो सोडियम गया OLX पे। सोडियम ने बोला, ओहो सुनो मेरी बात, मुझे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, ठीक है। सोडियम ने बोला कि चलो डोनेट भी नहीं करना, OLX पे क्यों डोनेट करेगा। वो गया और उसने बोला कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन बेचना है, ठीक है, मुझे एक इलेक्ट्रॉन बेचना है। वहां पर क्लोरीन खड़ा हुआ था। क्लोरीन ने बोला इससे अच्छा मौका कुछ हो ही नहीं सकता, मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देना है। वो गया, सुन मेरी बात सुन, मुझे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मुझे दे दे। तो सोडियम ने क्या बोला, ठीक है भाई ले ले। तो उसने क्या किया, सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था, ये रहा, वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन कर लिया, वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन कर लिया। अच्छा, सोडियम पॉजिटिव हो गया, क्लोरीन नेगेटिव बन गया। क्यों? क्योंकि दोनों को ही ये चाहिए था, कि पहली बात तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दे, ठीक है, उसने लूज कर दिया। अब उसको वो ग्राहक ढूंढ रहा था, वो एक कस्टमर ढूंढ रहा था जिसको वो इलेक्ट्रॉन दे सके। अच्छा, क्लोरीन आया, क्लोरीन बोला कि मुझे जरूरत है, तो उसने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया, उससे सिंपल एज दैट। ओके ग्रेट। अच्छा, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, ऐसे किया जाएगा। क्यों? हमेशा ध्यान रखना कि यहां पर हम आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें उन्हें डिनोट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सोडियम के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन था, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्लोरीन के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 7 थे, तो बना दूं मैं, ये क्रॉस से भी हम इलेक्ट्रॉन को ही डिनोट करते हैं, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 हो गए, 7 आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। अच्छा, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो सोडियम ने कहा ये ले, ठीक है, सोडियम ने पेंटैप, सोडियम ने बोला ये ले, ये रहा आ गया, ठीक है। सोडियम ने कहा ये ले मेरा इलेक्ट्रॉन, मुझे नहीं चाहिए, तू रख ले, मुझे जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको वैसे भी जरूरत थी नहीं। अच्छा, तो ये देखो ऐसा कुछ बन गया, ये जो हमने यहाँ पर बनाया वो एरो थोड़ा सा घटिया बना है, कोई बात नहीं। सोडियम क्या हो गया, सोडियम पॉजिटिव हो गया। क्यों हो गया? अरे क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट क्या है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया है, अब उसके अंदर प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा है, लेमैन्स लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा ग्रेट, तो सोडियम पॉजिटिव हो गया और क्लोरीन कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि अब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुका है। आई बात समझ में? अमेजिंग, ग्रेट। अच्छा, अब जरा मैग्नीशियम की बात करते हैं। अरे मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, 282। अरे यार मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, 282। क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। अच्छा, तो हमने क्या लिखा, हमने लिख दिया यहाँ पर 2, ठीक है, 8, ओके, 2, ओके, क्या बात है, अमेजिंग। अच्छा, अब एक चीज वापस से नोटिस करो यार, मैग्नीशियम ने सोचा 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करूं या 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करूं। उसने बोला नहीं, इतना अपने से नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसने बोला कि एक काम करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, आप फटाफट से कोई अच्छा कस्टमर लेकर आओ जिसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ठीक है। तो फिर हमने सोचा कि क्या किया जाए। अच्छा, फिर आया मार्केट में क्लोरीन, ठीक है, लेकिन इसके भी पहले मैग्नीशियम के पास में यार 2 चीजें हैं जो वो सेल करना चाहता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो चाहे तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एलिमेंट को दे सकता है, ठीक है, या फिर वो चाहे तो अलग अलग लोगों को दे सकता है। उसने कहा एक काम करते हैं कि हम अलग अलग लोगों को देते हैं, ठीक है, हम अलग अलग लोगों को देते हैं। अब एक बार ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैग्नीशियम ने क्या किया, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया, ये रहा Mg था, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, क्या बन गया, Mg2+ बन गया, सीधी सी बात है। अरे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकला था Na
पॉजिटिव बना था, ठीक है, Na पॉजिटिव बना था। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले तो क्या बना, Mg2 पॉजिटिव बना। आ रही बात समझ में, क्या बना, Mg2 पॉजिटिव बना, है ना, आ रही बात समझ में, अरे ग्रेट ग्रेट अमेजिंग, ठीक है। ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो वो छोड़ चुका है, जो उसने लूज कर दिया। अच्छा, फिर एक क्लोरीन आया, क्लोरीन ने बोला मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है, तो उसने क्या किया, उससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अच्छा, वापस एक क्लोरीन आया, ठीक है, वापस से क्लोरीन आया, एक और क्लोरीन आया, ठीक है, उसने बोला मुझे भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। यानी कि ये देखो, मैंने जो बोला था ना कि दो ग्राहक आ रहे हैं, 2 कस्टमर्स आ रहे हैं जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो दोनों है तो सेम ही लेकिन अलग अलग है। कैसे कैसे, देखो, ये क्लोरीन और ये भी क्लोरीन, ठीक है, दोनों है तो क्लोरीन सी लेकिन दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, क्योंकि एक क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और दूसरे क्लोरीन को भी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये देखो ध्यान से, ये रहा क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, ठीक है। मैग्नीशियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, सीधी सी भाषा में समझना, मैग्नीशियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। मैग्नीशियम चाहता है कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, ठीक है। अब MgCl2 हमें अगर बनाना है, ठीक है, अगर हमें MgCl2 बनाना है, ठीक है, इसका ये मतलब है, चलो हमको ये भी नहीं पता था कि MgCl2 क्या होता है, हमको ये पता है कि यार ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमें डोनेट करना है। अच्छा, एक क्लोरीन आया, वो बोला कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये देखो, ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दिख रहा है यहाँ पर 287 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर है 17, ठीक है। क्लोरीन ने बोला मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्लोरीन ने मैग्नीशियम का 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, और वो बन गया 288, क्लोरीन खुश, ठीक है, क्लोरीन बन गया क्लोराइड एनायन, क्लोरीन खुश। अच्छा, फिर भी मैग्नीशियम के पास में 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ जो वो डोनेट करना चाहता है। अच्छा, एक और क्लोरीन आया और वो बोला मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो मैग्नीशियम ने बोला ठीक है भाई साहब, आप भी एक इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है। तो दूसरे क्लोरीन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अच्छा, क्या बात है। और ठीक है, ये हम यहाँ पर उसका रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है, ये रहा। आई बात समझ में, ग्रेट, है ना, अमेजिंग। तो ये रहा यहाँ पर Mg2+, क्यों, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, और Cl-, ठीक है, Cl-, क्यों, अरे क्योंकि उसने तो एक Cl ने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 Cl ने कितने इलेक्ट्रॉन किए, 2 गेन किए, तो यहाँ पर नीचे 2 लगा दिया। आई बात समझ में, बस इतना ही था। सो बस यार इतना ही है हमारा जो पूरा मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो रिएक्शन है, ठीक है, कैसे रिएक्ट करते हैं, वो इतना ही है। आ रही बात समझ में, बस इतना ही है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की हमारे आयनिक कंपाउंड्स की, कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। जैसे कि हमने बात की थी ना कि मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो वैसे हम लोग बात करने वाले हैं अभी हमारे आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को लेकर। अच्छा, फिजिकल नेचर, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अच्छा, हमें चीज़ जानते हैं कि मैग्नेटिक, जब हम लोग मैग्नेट की बात करते हैं तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक, काफ़ी तगड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सिमिलरली पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में काफ़ी तगड़ा और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, ये बात हम समझ चुके हैं, ग्रेट। अच्छा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। अब एक बात सोचो, ये बात हम लोग एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में भी कर चुके हैं। अच्छा, जब एक कंपाउंड के अंदर, ठीक है, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, अगर उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है तो उन्हें तोड़ने के लिए भी अच्छी खासी ताकत लगेगी। यानी कि हमें उसको एक कंसिडरेबल अमाउंट पर, मैं कह सकता हूं कि एक कंसिडरेबल उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। यार इतना स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, इतना स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि उसको तोड़ने में हमें काफ़ी एनर्जी लगेगी। सीधी सी बात है, अगर तोड़ने में काफ़ी एनर्जी लगेगी तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कोई अलग है क्या? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कोई अलग है? अरे सीधी सी बात है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही होगा। क्यों होगा? अरे क्योंकि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना स्ट्रांग है कि उसे तोड़ने के लिए हमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रखने पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा रखना पड़ेगा? अरे सोचो, खुद ही सोचो, जब उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है, ठीक है, उसे तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है, ग्रेट, क्या बात है। इसका कारण क्या है? इट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो इतना ज्यादा है ना कि उसको तोड़ने के लिए हमें काफी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स सच एज केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। इसका कारण मैं आपको आगे समझाता हूँ, ये देखो। अच्छा, अभी आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना वो पानी के अंदर, ठीक है, ऐसे, अच्छा सीधी सी बात है कि अगर हमें एक कार के अंदर एक बड़े से टेबल को लेकर जाना है तो पहले हमें उसे डिसमेंटल करना पड़ेगा, उसको उसके पीसेस में पहले तो उसको तोड़ना मतलब जब हम तोड़ते हैं ना, हम ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले तो हमारे घर पे कोई अगर वो टेबल आता है, ठीक है, तो कुछ टेबल ऐसे होते हैं जिनको हम लोग डिसमेंटल भी कर सकते हैं, ठीक है, और फिर वापस से ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा, तब जाके वो कार में फिट होगा। सिमिलरली यार आयनिक कंपाउंड्स को भी तोड़ा जाता है, और ऐसा लिक्विड जो कि इनको तोड़ सकता है उसके अंदर वो सॉल्युबल होता है। सीधी सी बात है, जब तक हम लोग आयनिक कंपाउंड्स को तोड़ेंगे नहीं तब तक वो सॉल्युबल कैसे होंगे? ओके, तो पानी एक काम कर सकता है, और हमारा जो
जो केरोसिन और पेट्रोल जो होता है वो ये काम नहीं कर सकता। अब इसका कारण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी डिटेल में समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, 12वीं में बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, ये चीज़ हम लोग 12वीं में समझते हैं। लेकिन अभी हमारे लिए जानना इतना इंपॉर्टेंट है कि वो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। ओके ग्रेट। अच्छा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। The conduction of electricity through a solution involves the movement of charged particles. A solution of an ionic compound in water contains ions which move to the opposite electrodes when the electricity is passed through the solution. Ionic compounds in the solid state do not conduct electricity because movement of ions in the solid is not possible due to the rigid structure. अच्छा, हमारे जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, हमारे पानी के सॉल्यूशन के अंदर जो है वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बहुत ही आसान होती है। अरे खुद सोचो आप कि आप एक बहुत ही ऐसे मैं कैसे बताऊँ कि ऐसा पॉसिबल है क्या किसी इंसान के लिए कि वो किसी बहुत ही छोटे से कमरे में बंद है और मूवमेंट कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा, राइट? क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं है, और जगह से ज़्यादा तो वो एक रिजिड स्ट्रक्चर के अंदर फिक्स्ड है, वो रिजिड स्ट्रक्चर के अंदर अब फंस चुका है। लेकिन अगर हम खुले हवा की बात करते हैं तो हम कहीं भी हाथ पैर मार सकते हैं, ठीक है, ग्रेट। उसी तरीके से आयंस की जो मूवमेंट होती है वो पॉसिबल होती है एक पानी हमारे एक्वा सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, हमारे एक्वा सोल्यूशन के अंदर हमारे आयंस की मूवमेंट पॉसिबल होती है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अच्छा, ग्रेट, अमेजिंग। और मोल्टन स्टेट के अंदर भी ये पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि मोल्टन स्टेट में होता ये है ना, मोल्टन स्टेट में ये होता है, ये देखो, दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस आर ओवरकम। जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन था उनका वो ऐसा हट चुका है, ठीक है, वो टूट चुका है। अब आयंस फ्री है, ठीक है, अब आयंस मूव करने के लिए फ्री है, इसलिए वो मोल्टन स्टेट के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि हीट के कारण, ठीक है, हीट के कारण मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, अब हीट के कारण मोल्टन स्टेट में है तो सीधी सी बात है, होता ही है ना कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है, वो टूट गए तो अब आयंस फ्री हैं। देखो, ये पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग था, अब ये वीक हो गया और अब ये टूट गया, ठीक है, अब ये दोनों हाथ फ्री हैं, ठीक है, अब ये दोनों हाथ फ्री हैं। सिमिलरली आयंस का भी ऐसा ही होता है, आयंस को अच्छी खासी अब आयंस फ्री हो चुके हैं तो वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है, ये रहा, आर ओवरकम ड्यू टू हीट, सीधी सी बात है। ओके, दस द आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इट। आपका चैप्टर हो चुका है खत्म। कितनी आसानी से खत्म कर दिया, कुछ था क्या? जबरदस्ती टेंशन नहीं लेना, ठीक है, जबरदस्ती टेंशन नहीं लेना। अच्छा, चलता हूँ, ओके, मैं चलता हूँ अभी। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। एक बहुत ही तगड़ी चीज़ आ रही है संडे वाले दिन, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीज़ आ रही है जो कि आई थी अभी पिछले संडे भी, और सारे रिकॉर्ड्स टूट गए थे। अभी बात करेंगे उसके बारे में एक स्पेशल वीडियो के अंदर, उस पर ज़्यादा थोड़ा अच्छे तरीके से फोकस करेंगे हम। अच्छा, ग्रेट। एंड वीडियो खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। इस चैप्टर की क्विज नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, लिंक्स नीचे मिल जाएगी, जाकर अटेम्प्ट कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर कर लेना, क्योंकि वहाँ पर अमेजिंग पोस्ट और कुछ स्टोरीज डालता रहता हूँ, मैं शेयर करते रहता हूँ, लाइव वगैरह आने की सोच रहा हूँ आपसे। ओके, एंड टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी जाकर फॉलो कर लेना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, दैट्स इट। ओके, तो बस यार, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमने चैप्टर खत्म कर दिया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर देना, ठीक है। डीएम्स का रिप्लाई मैं कर देता हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि बहुत सारे डीएम्स होते हैं तो मैं हर एक का रिप्लाई नहीं कर पाता। तो आप जब भी चाहो मुझे कोई स्टोरी में टैग कर देना, तो स्टोरी में या फिर कॉमेंट्स में मैं देख पाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर सॉर्टेड होती है ना चीज़ें। ओके, तो वहाँ पर मुझे टैग कर देना, तो मैं आपका जो डाउट है वो देख लूँगा। अब पढ़ले को भी टैग कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। ऑलराइट, तो बस यार, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। बस, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो यार। विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।